नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि वर्तमान समय में आप लोगों ने देखा होगा कि अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उस पर बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ राजस्थान की पूरी जनमानस है जहां पर लाखों की संख्या में प्रदर्शन किए जा रहे हैं अरावली के विरोध में। सरकार को ये जताया जा रहा है कि इस पर्वत श्रृंखलाओं को आप बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचे। दूसरी तरफ सरकार है जो अपने इस डिसीजन से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। उनका मानना यह है कि इससे विकास होगा और साथ ही हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें गति प्रदान होगी और ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत सरकार का कहना है। और आज इसी कड़ी में आप लोगों के सामने मैं हमारे विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री मोहन कांडवाल जी हैं और राष्ट्रपति महोदय द्वारा इन्हें जल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आज ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे उत्तर भारत की अगर बात करें तो मात्र एक शख्सियत की अगर बात करें तो ये मोहन सर जी हैं और इनके द्वारा इनका एक मूवमेंट बड़ा ही अगर कहें पूरे विश्व स्तर पर अब वो उस पर काम किया जा रहा है। पानी बो पानी उगाओ की इनकी ये जो थीम है, आने वाले भविष्य को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने पानी बो पानी उगाओ से संबंधित ये तमाम चीजें करी। तो आज क्योंकि एक पर्यावरणविद के तौर पे भी इन्हें हम जानते हैं और ये राष्ट्रीय स्तर पर ये पर्यावरणवादी के रूप में भी विख्यात है। कहीं ऐसे इन्होंने जो आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा इन्होंने लिया और साथ ही आज इसीलिए इस मंच पर हमने इन्हें इसीलिए आमंत्रित किया है क्योंकि पर्यावरण जो विद हैं हमसे बेहतर ये लोग बता सकते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है जिसका जो मानक सरकार ने रखा है कि 100 फीट से नीचे जो 100 फीट तक की जो ये 100 मीटर की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत नहीं आ जाती है। तो अगर आप राजस्थान को देखोगे तो वो 93% तो उनकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो वो क्या है आपके 100 मीटर से भी नीचे हैं। तो इसके आधार पर अगर देखें तो राजस्थान अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं कट गई तो हमारा उत्तराखंड और साथ ही उत्तर भारत में कहीं ना कहीं कहर ये बरपेगा। आपने देखा होगा 2011 और 13 की जो घटना जो घटी थी तो वही ये घटना जो थी कि केदारनाथ में जो भीषण तबाही हुई थी तो उसका भी कारण अरावली पर्वत श्रृंखला ही है क्योंकि उस समय जो मानसून था, मानसून का जो वेग था वो थोड़ा सा अरावली पर्वत श्रृंखला से ऊपर उठ गया था। तो वो जो तीव्र गति से जो मानसून उत्तराखंड में आया तो उसकी वजह से बहुत ढेर सारी हमें क्षति पहुंचाई। तो अगर ये पर्वत श्रृंखला अगर कट गई तो ये सोचो कि हमारा भविष्य भी कट जाएगा। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। धन्यवाद मनीष जी। तो सर ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है जो सरकार ने जो डिसीजन दिया है तो ये क्या सही है क्या गलत है इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा जिससे कि हमारे जितने भी पर्यावरण क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और जो हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे पर्यावरण सब्जेक्ट लिए हैं वो भी इस चीज को समझ सकें। अरावली का जो विवाद है वो लगभग जो 692 किलोमीटर लंबी अरावली की जो श्रेणी है, पूरी पहाड़ियां हैं छोटी छोटी, मैं गया वहां देखा मैंने। वो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को जो हमारी सरकार ने सलाह दी कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ियों को अरावली ना माना जाए जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ओके कर दिया। हाँ भाई चलो 100 मीटर से नीचे को नहीं माना जाएगा। लेकिन उसका परिणाम क्या होगा? ये ठीक है कि अगर 100 मीटर से नीचे के क्षेत्र को नहीं माना जाएगा तो उसको उससे छोटी क्षेत्र को नहीं माना जाएगा तो उसमें खनन बहुत युद्ध स्तर पर होगा। जो चाहेगा वहां पर खनन करेगा। कोई भी बड़ी कंपनियां, बड़े जो खनन माफिया हैं वो अभी भी वहां पर खनन माफिया बहुत ज्यादा खनन करता है, डर डर के करता है, सरकार और प्रशासन से मिली भगत से करता है। सर अब जो ये कानून आ गया तो इससे वजह से तो भरपूर मात्रा में होगा भी। अब जब ये कानून आ गया तो अगर 100 मीटर से नीचे को ये लोग दे देंगे परमिशन तो जैसी हम लोग के पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% ऐसी पहाड़ियां हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं। उनको तो वो लोग वैध तरीके से भी खोद सकते हैं और उसके बाद कौन गारंटी देगा कि 100 मीटर से ऊंचे वाली पर्वत श्रृंखलाओं को अवैध तरीके से ये नहीं खोदेंगे। अभी भी वर्तमान सरकार भी ये मान रही है कि अवैध खनन चल रहा है। स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है
जी। कि अवैध खनन चल रहा है, अवैध खनन को रोकने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। तो यदि अभी तक अवैध खनन को रोकने के लिए वैध खनन 100 मीटर से नीचे को परमिशन दी जा रही है, तो क्या उसके बावजूद क्या अवैध खनन रुकेगा? मैं नहीं मानता। अवैध खनन लगातार चलेगा। खनन माफिया, सरकार और हमारा जो प्रशासन है, ये तीनों की मिली भगत रहती है पूरे उसमें सिस्टम में। ये आज से नहीं, वर्तमान सरकार से नहीं, पुरानी सरकारों के साथ भी ऐसा ही रहा है, कहीं कम कोई ज्यादा होता रहा है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इससे नुकसान कितना होगा? इससे नुकसान तो होना है, बहुत जबरदस्त होना है, पर्यावरण को तो बहुत नुकसान होना है। एक तो उस क्षेत्र में बड़ी तेजी से जो जंगल हैं अरावली के, वो नुकसान हो जाएगा। लोग, अभी मैं कल परसों सुन रहा था कि कहा जा रहा था कि बहुत सारा रिजर्व क्षेत्र है यहाँ पर, इसलिए खनन उतना नहीं हो पाएगा। मेरा तो अनुभव है कि खनन के नाम पर अगर परमिशन दे दी जाती है तो सरकारों के साथ ये शासन, प्रशासन और खनन माफिया रिजर्व फॉरेस्ट में भी खनन कर देता है जी। उदाहरण के तौर पर मैं अपना ही अनुभव बता दूं कि 1992-93 में दूनागिरी के पास गर्जिया क्षेत्र में खनन चल रहा था, जिसमें एक गर्जिया गांव में खनन के लिए परमिशन दी गई थी। वहां पर खड़िया निकाली जा रही थी, तो मैंने उसका विरोध किया बहुत सारे लोगों को मिल करके। और जब हमने वहां जाकर देखा कि बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, सारे खेत खत्म हो गए हैं, लोग वहां पर कुछ ही लोग मिल करके उसका फायदा ले रहे हैं, बाकी खनन वाले बड़ी तेजी से उसको ले जा रहे हैं। लेकिन जब हमको गांव के ही एक आदमी ने, बच्चे ने बताया कि ये खनन तो रिजर्व फॉरेस्ट में भी चल रहा है, तो जब रिजर्व फॉरेस्ट में दूनागिरी के चल रहा था तो हम लोग ने वहां जाके देखा तो हाँ, वास्तव में रिजर्व फॉरेस्ट में भी चल रहा था, परमिशन कहीं की थी, खनन कहीं कर करके ले जाया जा रहा था। तो मैंने उसका विरोध किया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में भी चल रहा है, हम तो इस जो लीज दे रखी है उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में कैसे चल रहा है? तो उसमें जांच हुई। उस वक्त हम उत्तर प्रदेश में थे, लखनऊ से टीम आई जांच के लिए। उस वक्त जिलाधिकारी श्रीमान आर.के. सिंह जी हुआ करते थे, जांच करते करते लगभग 94 की बात हो गई थी उस वक्त। तो जांच बैठी और उसके बाद मेरे को खनन माफिया ने पूरा प्रेशर डाला, दबाव डाला मुझे कि जिस दिन जांच होगी उस दिन आप उस क्षेत्र में नहीं जाएंगे। मुझे धमकाया भी, मुझे बहुत धमकाया भी, डराया भी। और रात 11:30 बजे मेरे गांव, बहुत पैदल मेरा गांव था, वहां भी पहुंच गए वो लोग कि कल को आप वहां नहीं आएंगे। लेकिन मैं वहां गया, मैंने कहा मैं तो जाऊंगा। और वहां जाकर के जब मैंने खनन अधिकारियों को वो फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट की जगह भी दिखाई कि भाई यहां भी चल रहा है और हम तो इस खनन का भी विरोध कर रहे हैं जो आपने लीज दे रखी है, लेकिन आप अब तो रिजर्व फॉरेस्ट में चल रहा है। तो खनन अधिकारी ने मुझसे मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा इस वक्त कहां चल रहा है, तो उसमें सारी मशीन हटा दी उन्होंने। उस वक्त, इस वक्त कहां चल रहा है, ये तो पहले चला है। हम अगर इस वक्त चल रहा है तो बात करिए आप। तो मैंने कहा जब बाघ आ रहा था उस वक्त यहाँ पर हिरन कोई बैठा रहता, यहाँ पर कोई खनन करता क्या? तो आप तो ऐसी बात कर रहे हैं उल्टी। तो उन्होंने ये सब हमारे देश के अंदर सब मिली भगत से सब कुछ हो जाता है। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो ये अरावली को लेकर जो सरकार ने जो ये सदन में भी इस चीज को पास कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना स्टेटमेंट इसमें दिया है, क्या अगर हम अरावली पर्वत माला को अगर खनन करें तो क्या इससे विकास बढ़ेगा या हम गर्त की तरफ बढ़ेंगे? पर्यावरणीय नजरिए से और आने वाले फ्यूचर में बच्चों के लिए तो हम गर्त में बढ़ेंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा हमारा नुकसान होने वाला है। क्या हमें ऐसा विकास क्यों चाहिए कि हम अपने गर्त को खोद रहे हैं? ऐसा विकास से हमें क्या फायदा होगा? ये हम ये कह ही नहीं रहे कि इससे फायदा होगा, फायदा बिल्कुल नहीं होगा। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि इससे हमें, हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं विश्व शक्ति के रूप में उभरेगा और उसकी जीडीपी बढ़ेगी और साथ ही ये विकास की दौड़ में भी दौड़ेगा। देखिए, विकास दो तरीके का होता है ना, एक होता है पर्यावरणीय विकास, एक होता है आर्थिक विकास जी। तो अगर हम लोग पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे और आने वाले पानी को, जो पानी बिल्कुल वहां खत्म हो जाएगा, वहां की सारी आंधी तूफान के माध्यम से सारा दिल्ली बर्बाद हो जाएगा, और तो और उत्तर भारत में उत्तराखंड बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड के जब समुद्र से बारिश आती है, उसका आंधी तूफान आता है तो उसको रोकता कौन है? अरावली पहाड़ियां उसकी गति को बहुत धीमे कर देती हैं।
और वो आकर के उत्तराखंड में आकर के धीरे धीरे टकराता है। अभी जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी भाई बहन ये देख रहे हैं, तो ये आप लोग सोच रहे हैं कि उत्तराखंड को इससे क्या नुकसान होगा? हम लोग बहुत सोच रहे हैं कि भैया वो तो राजस्थान है, हम तो यहाँ उत्तराखंड में, हमें क्या नुकसान होगा? हमारे यहाँ जब वहां से बारिश आती है या आंधी तूफान आता है नीचे के क्षेत्र से, तो उसको हमारी अरावली की पहाड़ियां उसकी स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं, उसकी गति को धीमा कर देती हैं। और अगर वो खत्म हुआ, वो उसके खत्म होते ही हमारे उत्तराखंड में बाढ़ बहुत तेज आने लगेगी, बहुत तेजी से बादल आएंगे, बड़ी तेजी से बारिश होगी, जगह जगह फिर लोग कहेंगे बादल फट गया है, बादल फट गया है, क्लाइमेट चेंज के कारण है, क्लाइमेट ये हो गया वो। ऐसा नहीं, क्लाइमेट चेंज के कारण तो होगा ही। क्लाइमेट चेंज अगर अरावली हटेगी तो क्लाइमेट में प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो उसका अगर वो पहाड़ी नहीं रोक पाएगी तो वो सीधे हमारे उत्तराखंड पर आकर के अटैक करेगी और हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा सब विशेषज्ञों का मानना है, ऐसा एक्सपर्ट लोगों का मानना है। अगर हम देखें इसी साल सितंबर, जब हमारे यहाँ अगस्त सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश हुई, इस साल बहुत सालों में ऐसी बारिश देखने को मिली जिसने बहुत तबाही करी। क्योंकि अब उत्तराखंड पहले जैसा नहीं है, अब यहाँ बहुत सारे सड़कें बन गई हैं, बहुत सारा खनन हो गया है, तो यहाँ पर इसके कारण अब ट्रेन भी आने लगी है, तो उसके कारण भूस्खलन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा उसके कारण दिक्कतें होती है, पहले जैसा नहीं है। और वो इसीलिए है कि इस बार जो मानसून था वो अरावली पहाड़ी के काफी ऊपरी क्षेत्र से आया था, जो हमारे यहाँ टकराया, तो उससे हमारा नुकसान हुआ। हमारा विकास ही हमारा विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। अभी ये जो फायदा होने वाला है, ये भी एक सत्य है, ये भी एक कड़वा सत्य है कि हमारे देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव है। जनसंख्या भी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण आज जो हम लोगों के घर मकान ये सब लग रहे हैं, ये सब पत्थर, सब संगमरमर का पत्थर लगा रहे हैं लोग। उस पत्थर को लगाने के लिए अरावली की पहाड़ियों को खोदने का सिलसिला तो चलेगा, इसीलिए एक ज्यादा स्तर पर किया जा रहा है। अब इसका कोई हल, अगर ये हम खोद करके पहाड़ के लिए निकाल करके चंद पूंजीपतियों को, चंद माफिया को हम फायदा अगर पहुंचाएगी, सरकार भी अगर उसके फायदे की सोच रही है, तो उससे हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ा विनाश होना है। और एक बात और बता दे रहा हूं, इसमें दिल्ली में भी, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा नुकसान होना है। सब लोग ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज की जनता अपने कमरे तक सीमित है, अपने ऑफिस तक सीमित है, वो बड़ी गंभीरता से इसको समझ नहीं रही है। अरावली के खनन से ये निश्चित है कि पानी वहां का बहुत दूषित होगा, पानी पूरा ग्राउंड जल खत्म हो जाएगा, और उसके साथ साथ वहां से जो आंधी तूफान आएगा, रेत आएगी, उससे हमारे हिमालय को नुकसान होगा। अगर वो रेत आकर के बर्फ पर चिपक गई हमारे बर्फी उसमें ग्लेशियरों पर, तो उसके बाद ग्लेशियरों का पिघलना ज्यादा शुरू हो जाएगा, और वो ज्यादा पिघलेगा तो निश्चित रूप से वो बाढ़ के रूप में यहां से लेकर बनारस तक पूरा नुकसान करेगा, पूरा कलकत्ता तक नुकसान करेगा, और हमारे आसपास की नदियों के किनारे जो मकान लगे हैं उनको तो नुकसान होना ही है। ये तो आप निश्चित मानिए कि विनाश तो इसने बहुत बड़े स्तर पर करना है। ये देखिए, जैसे सर ने बताया कि हमें इस चीज पे ध्यान देना होगा, हमें एकजुट होना पड़ेगा। जैसे सर एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा था कि राजस्थान में लाखों की संख्या में, कई लाखों की संख्या में अलग अलग प्रदेशों से, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड से भी लोग जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी सरकार क्यों नहीं समझ पा रही? जब इतने लाखों की संख्या में जब कह रहे हैं कि इसका दुष्परिणाम होगा, तो चंद पदियों के हाथ में अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, जो हमारी, अगर हम कहें तो हमारी 2000 साल पुरानी ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसे हम कहते हैं कि ये आपके गुजरात से लेकर आपका ये उत्तराखंड तक ये फैला है। तो ये वाला जो एरिया है इसको जो सुरक्षित करता है, तो अगर ये हट जाएगा तो सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। ये जो अरावली है, ये विश्व के बहुत कम ऐसी पर्वत हैं जो पुरानी है, लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी है ये अरावली की पहाड़ी। 250 अरब करोड़ से ज्यादा का इसका जीवन है। इसका मतलब ये हिमालय से ज्यादा पुरानी अरावली श्रेणी है। दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं, जब पृथ्वी जब आपके गोले में तब्दील थी, जब धीरे धीरे ठंडी हुई, तो जैसे भूगर्भीय संरचनाएं उभरी, तो इस तरीके से उस समय ये सर का कहना है कि उस समय ये पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ।
तब से लेकर अब तक ये खनिज के भंडार के रूप में तो पर्याप्त मात्रा में ये है, चाहे इसमें जिप्सम कहें, चाहे लोहा कहे, हाँ। चाहे अलग अलग तरह की इसमें खनिज भरपूर मात्रा में। तो सरकार यही चाहती है कि इन खनिजों को निकाल के हम अपने आर्थिक जो विकास की दौड़ को हम कहीं ना कहीं पंख दें। तो कहीं ना कहीं अगर आप हम ये सोचें कि इसके माध्यम से इस तरीके से अगर हमारा विकास होगा, अगर ये हमारा पड़ोसी देश की अगर बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, तो वहाँ इस तरीके से चीजें नहीं की जाती है, समाधान किया जाता है। और साथ ही आप जापान को देखिएगा, प्रकृति के साथ संतुलन बना के चल रहे हैं। सर, एक बहुत से लोग कह रहे हैं कि जब ये पर्वत श्रृंखला अगर कट जाएंगी, अगर मान लीजिए 93% तो आप कह रहे हैं कि ये पूरे राजस्थान में जो 100 से नीचे हैं, तो आप ये लेके चला अगर ये कट जाएंगे तो कह रहे हैं कि खेती में प्रभाव पड़ेगा, जल कुएं सूख जाएंगे और जो दिल्ली है, हरियाणा है, ये धूल से भर जाएंगे। क्या वास्तव में है? बिल्कुल। उसके अभी भी जब कोटा वगैरह शहरों में जाओ, राजस्थान के आधे शहर हरियाली में हैं, आधा क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान वाली सारी जो धूल है, उसके जो बालू है, वो उड़ना शुरू हो जाएगी, इस तरफ को आने शुरू हो जाएगी। अगर उससे नुकसान होगा, फिर एक बात स्पष्ट है कि हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। ईश्वर ने प्रकृति में जो हमको दिया है, हम उसको बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ईश्वर ने केवल हमको अपने उपयोग के लिए बोला है, जितनी हमारी मिनिमम आवश्यकता है वो हम प्रयोग कर सकते हैं। हमको खेती दी है, पहाड़ दिए हैं, इन पहाड़ों को फिर कल को क्या होगा, इन पहाड़ों का नुकसान हो जाएगा। अरावली के बाद क्या होगा, फिर यहाँ नंदा उत्तराखंड को खोद डालो पूरा का पूरा मिनरल के लिए, तो इससे क्या होगा कि विनाश तो होना है। और बहुत अच्छी बात तो नहीं, आज दिल्ली का हाल क्या है, दिल्ली चैम्बर बना पड़ा है गैस का। बिल्कुल, जब वर्तमान में ऐसी स्थिति है तो आगे आने वाले भविष्य में और खतरनाक होगी। तो इसको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी, और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेनी चाहिए। सरकार भी हो सकता है अपने पहलू अपने पक्ष को रख रही है सामने, उस पक्ष को भी हमने समझना है। लेकिन ये बात निश्चित है कि हमको पूरे पहाड़ी को समाप्त कर देना ये ठीक नहीं है। ये वैसे ही है कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो कह रहा था कि 5 फीट से नीचे के सारे लोगों को काट दिया जाए, तो फिर तो ये 5 फीट से ऊपर वाले ही रहेंगे। तो ऐसे तो ये तो मूर्खता है। तो उसको समझा रहा था कि 5 फीट से अगर हम 100 फीट से नीचे की पहाड़ी को खत्म कर देना चाहते हैं तो ये अच्छी बात नहीं। वो चाहे 20 फीट की है, 50 फीट की है, 30 फीट की है, ईश्वर ने उसको, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है, हमारे लिए बनाया है। इस पृथ्वी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बनाया है। तो ये कहना कि 100 मीटर से नीचे को हम अरावली की पहाड़ी नहीं मानेंगे, ये ठीक नहीं है। इसको थोड़ा सा फिर से सोचना चाहिए। सरकार ने बड़ी तेजी से जो एक सुप्रीम कोर्ट ले जाके इसको ओके कराया है। सुप्रीम कोर्ट के बाद ये सरकार ने ही तो इसे रीओपन कराया है। हाँ, तो पहले तो सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो इनको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ये तो जैसे है। लेकिन अब सरकार ने फिर से सुप्रीम कोर्ट से ही ओके कराया, तो सरकार अपना बचना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट में डाल देना, जो ठीक नहीं है। जैसे सरकार ने एक छोटा सा उसमें लिखा है कि 3 डिग्री से नीचे वाला सिस्टम, तो और वो खाली पहाड़ी पर नहीं कहा है, पूरे जिले पर कहा है। तो पूरे जिले का देखा जाएगा औसत, तो पूरे जिले का औसत देखोगे तो हो ही जाएगा। आप उस पहाड़ी की बात करो तब भी ठीक है। तो बहुत सारी खामियां हैं, इसको फिर से जांच समिति, सभी जो एक कमेटी होती है सभी पार्टियों की, सभी विशेषज्ञों की, सभी राजनीतिक पार्टियों की, उन सबको बैठा करके फिर से एक बार इसमें चिंतन करना चाहिए। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके भविष्य को सुरक्षित करनी चाहिए। क्योंकि मेरा एक नारा रहा है, जैसे कि पानी बो पानी उगाओ, वो इसीलिए है कि हमारा जीवन तो कट गया, लेकिन आने वाली पीढ़ी को यदि नहीं बचाए, उसके लिए पानी सुरक्षित नहीं किया जाएगा तो बड़ा चिंता हो जाएगी। वैसे ही दिल्ली में जो हाल है बच्चों का, जो बीमारियों का हाल वहां पर है, उसको देखते हुए अरावली पहाड़ियां को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। तो सरकार ये भी कर सकती है सर कि जब जरूरी तो है कि आप ये एक मानक रख दीजिए कि 25 मीटर तक की ही आप इसमें खनन कर सकते हैं। 25 वो कमेटी करे, वो कमेटी नहीं, एक सुझाव जो हम कह रहे हैं, हम सुझाव इस तरीके से, वो तो आपका कहना है कि अगर हमने 25 मीटर भी, आपने कहा कि 100 मीटर तक है, वो कह रहे हैं कि आपने ये भी कहा था हमसे कि वो 100 मीटर तक तो कह रहे हैं, क्या पता 500 मीटर वाले को भी खोद के रख दें। जब अभी खुद रहा अवैध, जब परमिशन नहीं है, तो उसके बाद 500 मीटर या 1700 मीटर वाले को खोदने में अवैध में क्या दिक्कत है? अब 100 मीटर तक तो परमिशन हो गई, 100 मीटर से ऊपर अवैध खुद जाएगा। तो इसमें
पहले पहले हमारी सरकारें पिछले सालों में पूर्णतः फेल रही हैं, क्योंकि अवैध खनन को वो नहीं रोक पाई। फेलियर है इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड भी बहुत बड़ा खनन का एक वो बनता जा रहा है, हब बन गया। अगर हम बागेश्वर को देखें तो बागेश्वर का सब जगह खड़िया खनन सब जगह वैसे ही हो रहा है। उससे कई नुकसान हो गए हैं। उधर कांडा में पूरा गांव का गांव बर्बाद हो गया खनन से। उस पर जब हम लोग ने शुरू में विरोध किया था, तब लोगों ने, गांव वालों ने भी तो उस वक्त हमारा साथ नहीं दिया था, लेकिन आज गांव वाले भी उसका विरोध कर रहे हैं। कई लोग कोर्ट में चले गए हैं उसको लेकर के। तो इस पर थोड़ा सा गंभीरता से सरकार ने देना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए हमको कि हम क्या अपने आवश्यकताओं को उस पत्थर से, उन सब चीजों से जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें भी क्या हम कोई कमी कर सकते हैं, हम कोई दूसरा विकल्प ढूंढ सकते हैं। इसका ये भी एक चिंता का विषय है। ये सरकार भी डिमांड को पूरी करने के लिए लगती है। पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी हमको सोचना चाहिए, यही कहना चाहूंगा। अच्छा, आपने देखा कि हमारे साथ मोहन कांडवाल जी हैं, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। मैं सर का बहुत बहुत तहे दिल से ये आभार व्यक्त करूंगा कि सर ने थोड़ा समय निकाल के इस संबंध में, मैंने सर से रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस संबंध में थोड़ा सा हमारे बच्चों को इस संबंध में बताएंगे। तो मुझे लगता है जितने भी दर्शक इसको देखेंगे, मुझे लगता है कि आप लोग सजग होंगे और आवाज उठाएंगे, और प्रकृति के प्रति आपका समर्पण होना चाहिए। सर, उत्तराखंड में जिस तरीके से जो चिपको आंदोलन चला था, तो यही जो मूवमेंट है, छोटे छोटे मूवमेंट से ही एक विश्वव्यापी मूवमेंट बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करता हूं अगर ये अच्छी लगी होगी तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, और पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहिएगा। पर्यावरण है तो हम हैं, अगर पर्यावरण नहीं तो हम भी नहीं है। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अरावली को पहाड़ मत समझो, ये राजस्थान की आखिरी ढाल है। अरावली अगर बोल पाती तो शायद कहती, मैं पत्थर नहीं हूं, मैं तुम्हारी प्यास हूं। हजारों साल से मैं धूप सहती रही, आंधियां झेलती रही, ताकि तुम्हारे घरों में एक घूंट पानी बचा रहे। मैंने रेगिस्तान को रोका, मैंने बारिश को थामा, मैंने धरती की नसों में पानी भरकर रखा। आज तुम पूछते हो अरावली से क्या फायदा? फायदा यह है कि तुम्हारा कुआं आज भी जिंदा है, तुम्हारा खेत आज भी हरा है, तुम्हारा गांव आज भी बसा है। जिस दिन अरावली कटेगी उस दिन सिर्फ पहाड़ नहीं गिरेंगे, तुम्हारी खेती गिरेगी, तुम्हारा रोजगार गिरेगा, और तुम्हारा भविष्य रेत में दब जाएगा। ये विकास की लड़ाई नहीं है, ये विनाश से बचने की आखिरी कोशिश है। याद रखो, अरावली नहीं तो पानी नहीं, अरावली नहीं तो गांव नहीं, और अरावली नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए राजस्थान नहीं। रोको, अरावली कटनी नहीं चाहिए।